Assalamu alaikum viewers. This is Rehan Hassan from Black Hawks Cricket Club channel. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी पहली वीडियो जो हारिस रऊफ़ के हवाले से थी इस सिलसिले की जो मैंने सीरीज़ का आगाज़ किया है, आपने बहुत पसंद की और बहुत अच्छा रिस्पांस और फीडबैक मौसूल हुआ मुझे इस वीडियो से। तो आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस टॉपिक से और आप लोग मुस्तफ़ीद होंगे सब इस इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि आज हम एनालाइज़ करने जा रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इतनी इनकंसिस्टेंट क्यों है और हम लोग बाकी टीम्स की तरह कंसिस्टेंटली परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते या हम लोग कंसिस्टेंटली क्यों नहीं जीत पाते। आज इसको ज़रा थोड़ा डीपली हम लोग एनालाइज़ करेंगे। मैंने कोशिश की है कि कुछ वाक़यात, कुछ मैचेस, कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलने का मेरा अपना तजर्बा है वो भी आपके सामने रखें और पाकिस्तानी टीम के जो मैचेस हैं वो सामने रखें, दूसरी टीम्स के मैचेस आपके सामने रखे जाएं और हम एनालाइज़ करें कि हमारी टीम ऐसी परफॉर्मेंसेस और ऐसे खूबसूरत लम्हात से हमें क्यों नवाज रही है आजकल। चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं उस रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हमारी टीम पे भी रहमत की इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जी, पहली जो मेन चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया, ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से, कि जो मुझे लगता है एक बहुत मेजर फैक्टर भी है हमारी इस नाकामियों का और जो हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे और हमारे जितना सिस्टम और जो प्रोसेस हम लोग जिस प्रोसेस से हम लोग टीम चला रहे हैं अपनी, उसमें ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारे डिसीजंस जो होते हैं हमारी क्रिकेट टीम के हवाले से बहुत इमोशनल होते हैं। चाहे वो पीसीबी टीम सिलेक्शन में ले या एज अ फैंस हम लोग अपनी टीम को लान तान करने में करें सोशल मीडिया पे मैच हारने के बाद, या किसी भी हवाले से आप इसको देख सकते हैं इस चीज़ को कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं बीइंग अ फ़ैन या पीसीबी एज अ मैनेजमेंट या आप पूरा सिस्टम कह लें जो हमारी टीम का। क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हम लोग एक मैच अगर फ़र्ज़ करें हार जाएं किसी छोटी टीम से या एक कोई टूर्नामेंट हम लोग हार जाएं, हम लोग हर चीज़ को भूल के सिर्फ फिर उसी हार की तरफ एक इमोशनल अपना रिएक्शन देते हैं और एक बहुत ही गंदा लान तान कर देते हैं हम लोग फिर सोशल मीडिया पे अपनी टीम को, जो कि इतना हो सकता है वो लोग बेचारे डिज़र्विंग ना भी हों उतनी लान तान के एफ़र्ट करते हैं ग्राउंड पे, लेकिन बेहद उनको लताड़ दिया जाता है जिससे किसी पे भी प्रेशर आता है ज़ाहिर है सोशल मीडिया का, और काफ़ी सारे इमोशनल डिसीजंस फिर वो लेते हैं फ़ैन की वजह से और फिर इन दी एंड ज़ाहिर है टीम फिर हमारी सफ़र करती है। एक तो चलें ये चीज़ हो गई। आगे हम एनालाइज़ करेंगे कि हमारी टीम कितनी टैलेंटेड है, क्या ये वाकई ही टैलेंटेड हैं या नहीं, या ये जस्ट एक सिर्फ टाइटल ही मिला हुआ हमें, या एक जस्ट फ्रेज़ बन के रह गया हमारे लिए कि क्या हमारी टीम वाकई ही टैलेंट रखती है या नहीं। देखेंगे आगे। कभी तो हम वर्ल्ड चैम्पियंस को भी हरा देते हैं और कभी हम यूएसए, आयरलैंड, जिम्बाब्वे इस टाइप की टीम से भी हार जाते हैं। ये देखेंगे और इसको डीपली एनालाइज करते हैं आगे कि ऐसा क्यों है और ये बाकी टीम्स के साथ क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस वीडियो में। इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन तो मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि हम लोगों की कोई लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग है हमारी, हम लोगों की कोई ख़ास प्लानिंग नहीं होती। आप पिछली कह लें कोई 5 से 10 साल की अगर हमारी सिलेक्शन देख लेंगे टीम की, कितने प्लेयर्स हमने चेंज किए हैं, कितने प्लेयर्स बाहर गए हैं, कितने प्लेयर्स अंदर आए हैं। अभी मैं कोचेस पे नहीं आ रहा, अभी मैं कैप्टन्स पे नहीं आ रहा, अभी मैं पीसीबी की मैनेजमेंट पे भी नहीं आ रहा,
मैं सिर्फ अभी टीम की इनकन्सिस्टेंट सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उस पर आगे आएंगे और देखेंगे हम आगे कि मैनेजमेंट का भी क्या बिहेवियर रहा है, इसमें कितने चेंजेस आई हैं, उस पर आगे बात करेंगे। इनकन्सिस्टेंट सिलेक्शन तो हमारी है ही, फिर आगे ओवर डिपेंडेंस कुछ सर्टेन प्लेयर्स पे। देखिए एक इरा ऐसा आया था, जो पिछला इरा हमारा गया बाबर और रिजवान का, उस पर हम लोगों ने काफ़ी ओवर डिपेंडेंस कर दी उन दो पे, कि यही हमारी टीम का करता धरता है। नमीज़ राजा साहब तो जब चेयरमैन बने थे, उन्होंने तो इस हद तक कह दिया था कि जी बाबर हैं तो हमारी क्रिकेट है, बाबर नहीं है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कुछ भी नहीं है। इसी तरह के कुछ अल्फाज थे उनके, माफ़ी दीजिएगा अगर मैंने एग्जैक्ट सही कोट नहीं किया, लेकिन इसी तरह के कुछ उनके अल्फाज थे। और उन्होंने हर चीज़ बाबर के हवाले कर दी, चाहे वो अपनी प्लेइंग 11 सिलेक्शन के लिए हो या कुछ भी हो, वो हर चीज़ बाबर के आगे उन्होंने पेश की। और एक हद तक ठीक भी रहता है, लेकिन इतनी ओवर रिलायंस और इतनी ओवर डिपेंडेंस किसी एक या दो प्लेयर पे, वो फिर काफ़ी डाउनफॉल का बायस बनी हमारे लिए। और हमने देखा भी कि जो रिज़ल्ट्स हमें सामने को आने को मिले, यानी और जो हमने देखे, वो बहुत अलार्मिंग थे हमारी टीम के लिए। आगे आते हैं कि जी एक जो मेजर रीज़न है वो वीक एडाप्टेबिलिटी का है, डिफरेंट पिचेस पे और डिफरेंट कंडीशंस पे। अब लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ परफॉर्मेंसेस दिखाई थी, वो तो चने बॉलर के हवाले से थी हमारी, कि जी सीना में क्या परफॉर्मेंस रही है हमारे उस प्रीमियर बॉलर की। इसी तरह हमारे बैट्समैनों का भी कोई इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं रहा कि जी वो सीना कंडीशंस में जाएं या किसी और कंडीशंस में जाएं, चाहे वो बांग्लादेश के कंडीशंस में भी चले जाएं, तो हम लोग उस तरह अडॉप्ट कर ही नहीं पाते जिस तरह बाकी टीम्स अडॉप्ट करती हैं अवे कंडीशंस को। तो हमारे प्लेयर्स रेडी ही नहीं होते उन अवे कंडीशंस के लिए। हमें जितने मर्ज़ी मैचेस दे दिए जाएं, हम वही अपनी डेड पिचेस पे खेलने के आदी हैं। एक यूएई का हमारा दौर था, जो कि काफ़ी अच्छा दौर रहा, जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट जब यूएई में खेलता था न्यूट्रल वेन्यू में, मिसबा की कप्तानी थी उस वक्त, हम लोग उस वक्त नंबर 1 भी रहे, टेस्ट टीम हमारी नंबर 1 आई थी। फिर एक सरफराज का दौर आया T20 में, काफ़ी मैचेस हमने उसमें भी होम पे भी खेले थे और यूएई में भी खेले थे, जब हम T20 में नंबर 1 रहे। उसकी वजूहत यही थी कि हमने बाहर इतने ज़्यादा उस वक्त मैचेस नहीं खेले और अपने घर पे या यूएई में ही हम लोग खेलते रहे, तो वो हमारे लिए कुछ फेवरेबल कंडीशंस थी, इसलिए हमारी उस वक्त गुड्डी चढ़ी रही थोड़ी। तो और हम लोग कंसिस्टेंटली उस वक्त थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रहे थे। जो ही हम बाहर के मैचेस हमने खेलना स्टार्ट किए, वही हमारी कहानी शुरू हो गई। जो बैटिंग हमारी कोलैप्स होती है, बॉलिंग हमारी परफॉर्म नहीं करती बाहर की कंडीशंस। तो ये भी एक मेजर वजूहत हैं, मेजर वजूहत में से एक है कि हम बाहर के पिचेस पर अडॉप्ट नहीं कर पाते। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मज़ीद जो कि आएंगी सामने आगे। बहुत सारे कैप्टन्स और बहुत सारे कोचेस, ये तो हमने एक मजाक बना लिया इसका, कि हम लोग बस एक सीरीज़ हार जाएं या एक टूर्नामेंट हार जाएं, हमारा कप्तान बदल जाता है, हमारे कोच बदल जाते हैं। अभी भी सुनने में आया शायद कि जो गोरे कोच अभी हमने रखे हुए थे, ये भी बदल दिए गए हैं। शायद अज़हर महमूद को शायद हेड कोच बना दिया गया है या बना रहे हैं, न्यूज़ तो भी यही है आजकल में। और अभी एक एशिया कप ही हम हारे हैं, और जो कि फ़ाइनल हमने खेला है वैसे उस एशिया कप का, और काबिल बेहतर परफॉर्मेंस थी वैसे हमारी बाकी टूर्नामेंट्स में से। फाइनल में भी हमने थोड़ी बहुत फ़ाइट दे दी थी इंडिया को, थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी हद तक। तो हारिस रऊफ़ भाई हमारे माशाल्लाह से अगर उस तरह का स्पेल वो नहीं करते, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था, तो शायद पाकिस्तान वो एशिया कप भी जीत जाता। वही इमोशनल वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये डिसीजन भी एग्जैक्टली उसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि हम कितने इमोशनल हैं एज अ नेशन और एज अ पीसीबी इदारा। हालांकि हमने आप अंदाज़ा लगाएं एशिया कप का फ़ाइनल खेला और कोच बदल दिया गया हमारा। कोई इसमें दो राय नहीं होंगी या इसमें कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी हमारे लिए कि अगर कप्तान भी शायद हमारा बदल दिया जाए, चाहे वो वाइट बॉल का हो या वो रेड बॉल का हो। हालांकि अभी रेड बॉल हमने खेला नहीं है, शान मसूद बेचारे शायद बली का बकरा ही ना बन जाए इसी चक्कर में।
आगे चलते हैं कि और क्या क्या वजूहात हैं, सॉल्यूशंस पे भी आएंगे। अभी ख़ाली मैं कुछ वजूहात आपको ज़रा गिनवा दूं और कुछ वजूहात आपकी याद दहानी के लिए बता दूं, क्योंकि थोड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात भी आएंगी आगे। देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या आता है आपके लिए। अच्छा जी, बैकअप प्लेयर्स नहीं रहते हमारे पास की रोल के लिए, वो कभी रहे भी नहीं, ना हमने कभी इस पे काम भी नहीं किया। जैसे नंबर 5 नंबर 6 की जो पोजीशन होती है जहाँ पे स्लॉग ओवर्स होते हैं, हमने कभी अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी के बाद उधर प्लेयर ही डेवलप नहीं हो सका हमारा। एक उमर अकमल आए थे थोड़े से टाइम के लिए, आएंगे उस पर भी आगे, उमर अकमल पे भी, कि वो जब बेचारे थोड़े से टाइम के लिए आए थे, उसको भी टैलेंट को हम मैनेज नहीं कर पाए। और वो क्यों नहीं कर पाए, ये आगे आएगा वीडियो, देखते हैं कि। अच्छा जी, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये तो जो सारे इश्यूज़ थे आप सबको पता ही है कि जी सिलेक्शन का इशू रहता है, हम इनकन्सिस्टेंट है। आप भी अभी तक यही सोच रहे होंगे ये वही घिसी पिटी बातें कर रहा है और लगा हुआ है कि जी कप्तान हम बदल देते हैं, कोचेस बदल देते हैं, ये वो सबको पता ही है। यही बात जो मेन इशू है और जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी टीम का इस हाल तक पहुंचने में, वो क्या है? वो इनका साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि ये लोग प्रेशर हैंडल करते ही नहीं। क्रंच मोमेंट्स आपको याद हैं? हारिस रऊफ़ की वीडियो में मैंने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया था इसका कि क्रंच मोमेंट्स पे वो बंदा नहीं कर पाता। खाली ये वही नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते क्रंच मोमेंट्स। और हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बचपन से ही हमारी कौम की ये अपब्रिंगिंग होती ही नहीं है सही से। चाहे वो बच्चा किसी फील्ड में भी हो या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में भी हो, साइकोलॉजिकली कैसे बिहेव करना है और कैसे अपने आप को कंट्रोल करनी है, नर्व्स को, प्रेशर हैंडलिंग, ये सब हमें कभी सिखाया ही नहीं गया एज अ कौम, एज अ नेशन। हम लोग कभी पढ़ते भी नहीं है। हम तो कोई बंदा अगर थोड़ा सा ऑड बिहेव कर दे हमारी अपनी कौम में से या हमारी अपनी क्रिकेट टीम में से, हम तो उसको पागल और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देते। ये वजूहात जो साइकोलॉजिकल हवाले से हैं, ये काफ़ी डीपली एनालाइज करेंगे हम लोग अभी कि किन किन मैचेस में ये चीज़ें हमें सामने देखने को आई हैं और क्या क्या यानी एग्जांपल्स हैं हमारे पास और बाकी टीम्स और बाकी प्लेयर्स। मैं खाली कोशिश करूँगा क्रिकेट की हद तक ही रखूँ उसको, थोड़ी एग्जांपल्स एक दो दूसरे शोबे से भी मैंने ली हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि बाकी फील्ड्स में भी ये असरअंदाज होती है ये चीज़, और हमारी पाकिस्तानी टीम के लिए तो ख़ास तौर पे ये असरअंदाज हुई है। और आज हम जो इस स्टेज पे पहुँचे हुए हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है। चलिए देखते हैं। इमोशनल अप्रोच तो मैंने बता ही दिया आपको पहले कि जो हम लोग रखते हैं इमोशनल माइंडसेट है हमारा। उससे बड़ी एक और रीज़न है हमारे फियर ऑफ फेलियर है हमें बहुत ज़्यादा। हम लोग हारना नहीं चाहते। एक मैं सुनील गावस्कर थे वो शायद गालबन, जिन्होंने ये बयान दिया था अभी पाकिस्तानी टीम के हवाले से जो एशिया कप का फ़ाइनल था, और उन्होंने ये बयान दिया था, उसकी मैं समरी आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ अल्फाज इधर उधर हो जाए, लेकिन उसकी समरी आपको मैं बता रहा हूँ कि एक टीम फ़ाइनल जीतने के लिए गई थी और एक टीम फ़ाइनल इसलिए खेल रही थी कि वो हारे ना। कितना माइंडसेट का फ़र्क है और कितना अप्रोच का फ़र्क है उस फाइनल मैच को खेलने के लिए। कि हम लोग सिर्फ मैच में उतरते ही ये माइंडसेट लेके हैं यार कि हम हार ना जाए, कितना हमें खौफ रहता है उस हार का। आगे इसको मज़ीद एनालाइज करेंगे, मज़ीद देखते हैं कि किन किन जगहों पे हमने ये अपने पर चीज़ हावी की है और कितना हमने प्रेशर ऑब्ज़र्व किया है, कितना हम नहीं हैंडल कर पाए प्रेशर। देखिएगा आगे। अच्छा जी, मज़ीद जो साइकोलॉजिकल फैक्टर के हवाले से है, आपने कभी सुना है कि पीसीबी में कोई साइकोलॉजिकल कोच रहा हो या साइकोलॉजिकल ट्रेनर आया हो, कोई साइकोलॉजिस्ट आया हो? बाकी कितनी स्पोर्ट्स अगर आप लोग देखते हैं, हर टीम के साथ कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट मुंसलिक ज़रूर होता है। जो प्रोफेशनल टीम्स होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये रेलू कट्टों की बात नहीं मैं कर रहा। अगर आप पीसीबी एक बहुत बड़ा इदारा है
और हम बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। हम टॉप 4 में आते हैं वैसे बाय द वे क्रिकेट की फटर्निटी में। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनके बाद पीसीबी का ही नंबर आता है जो कि रेवेन्यू जनरेट करने में है और पैसा जनरेट करने में। और फिर कितना लगता है हमारे पास। हम लोग फजूल के कोचेस तो रख लेते हैं, कभी बैटिंग कोच आ रहा है, कभी कोई बॉलिंग कोच आ रहा है, कभी फील्डिंग कोच आ रहा है, कभी कोई मालशी का भी मालशी आ रहा है। साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं आया कभी टीम में? इसका जवाब पीसीबी ही देगी, क्योंकि कभी इन्होंने एनालाइज ही नहीं किया या कभी सोचा ही नहीं कि ये भी कोई प्रॉब्लम है हमारे प्लेयर्स के साथ। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि हमारा साइकोलॉजिकल इशू भी है, जब भी कभी कोई कोच भी नहीं आया। चलें कुछ इश्यूज़ की तरफ क्विकली बात कर लेते हैं। ये बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं, आप सबको पता ही हैं ये इश्यूज़। और उसके बाद फिर हम कुछ रियल वर्ल्ड प्रूफ्स की तरफ जाएंगे, जो मैंने बड़े इंटरेस्टिंग प्रूफ और एग्जांपल्स रखी हैं, जो कि इस मेन जो इस वीडियो का एक मेन एलिमेंट भी हैं वो चीज़ें। तो पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद ज़रूर होंगे आगे उन रियल वर्ल्ड प्रूफ से। कुछ जो इश्यूज़ हैं, जैसे डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी बहुत इन अनस्टेबल है, और कभी डिपार्टमेंट हमारे बन रहे हैं, कभी खुल रहे हैं और कभी क्लोज़ हो रहे हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर आ रहा है जी अपने हिसाब से उसको चला रहा है। तो ये एक बहुत मेजर इशू है हमारा। दूसरा हमारा इशू है शॉर्ट टर्म फिक्सेस हम करते हैं जी, कि एक मैच हारे, 2 मैच हारे, एक सीरीज़ हारे, उसको बदल दो, उसको ले आओ, कोच बदल दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सारे क्विक फिक्सेस की तरफ हम लोग जाते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, किसी को हम लॉन्ग रन नहीं देते जी, कोच को या कैप्टन को, बस हम शॉर्ट फिक्सेस की तरफ ही जा रहे होते हैं। एक है जो बहुत मेजर है, पीसीबी की पॉलिटिक्स, और जो टीम का यानी उससे फोकस रहता है, उस पॉलिटिक्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं हमारे प्लेयर्स भी, मैनेजमेंट भी सारी, जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है हमारा। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारा प्राइम मिनिस्टर खुद चूज़ कर रहा होता है कि पीसीबी का चेयरमैन कौन बनेगा। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने रमीज़ राजा को लगा दिया। अब ये शहबाज शरीफ आए, इन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं हमारे मोहसिन नकवी साहब, उनको चेयरमैन लगा दिया। आपको पता है वैसे कि पीसीबी की जो ये हरकतें हैं उससे इन पे बैन भी लग सकता है, लेकिन अभी तक बस ये बचते बचाते ही रहते हैं। और आईसीसी का एक लॉ भी है ये, कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही किसी भी क्रिकेट टीम पे तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। इसी भी ज़रा थोड़ा इसलिए बच जाता है कि हम क्रिकेट में थोड़ा सा फ्लेवर ले आते हैं, हमारी वजह से थोड़ा पैसा जनरेट हो जाता है आईसीसी को, जो कि हकीकत है कि जो हमारी ये अनस्टेबिलिटी वाला और अनप्रडिक्टेबिलिटी वाला जो फैक्टर है, ये इस वजह से थोड़ा अच्छे इंटरेस्टिंग हमारे मैचेस हो जाते हैं। कभी हम ऑस्ट्रेलिया को अगर आ रहे होते हैं, कभी हम जिम्बाब्वे से भी आ रहे होते हैं, तो थोड़ा ज़रा व्यूवरशिप के लिए हम अच्छी टीम है आईसीसी के लिए, इसलिए हम बचते रहते हैं। चलें इस रियल वर्ल्ड प्रूफ्स की तरफ चलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ये सारे एग्जांपल्स हैं, और इसको एंड तक देखिएगा ज़रूर, और मुझे उम्मीद है आप इससे ज़रूर लुफ्तअंदोज़ होंगे। ये सारे मैंने जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी प्रूफ्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के हवाले से हैं या दूसरे स्पोर्ट्स के हवाले से हैं, मैंने ये सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के हवाले से ही चुने हैं। और इससे आपको मज़ीद अंदाज़ा होगा कि जो मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर की एक बात कर रहा हूँ हमारी टीम के लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों ये वाकई ही इन्फ्लुएंस हो रहा है इसका पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। पहला है जी, फ्रॉम कंट्रोल टू कोलैप्स अ लेसन इन प्रेशर। ये वो मैच है जो कि रिसेंट हुआ है, अभी एशिया कप फाइनल था ये, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, 2025 का ही मैच है, कोई गालबन 8-10 दिन हो गए हैं अब इस मैच को। तो हम 113 पे एक आउट थे इस मैच में, पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है इस मैच में, और 146 पे हम लोग ऑल आउट हो गए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ ये? कोई इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर दी, कोई बुमराह ने विकटें उड़ा दी जी सारी, और कोई अनप्लेबल बॉलिंग हो रही थी, या कोई यादव ने कोई बहुत गंदी फिरकी मार दी, या बहुत कोई गंदा टर्न हो रहा था पिच पे, पिच ख़राब हो गया था, क्या हुआ ये बेसिकली हमारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और साइकोलॉजिकली इम्पेक्ट हुआ हमारे दिमाग पे और माइंडसेट पे, और
हमारी टीम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाई, खुद ही फजूल में विकटें देते रहे, सारी फजूल शॉट्स मार मार के। कोई एक भी मेरे ख्याल से उसमें कोई ढंग का बॉल नहीं होगा जो कि फ़जूल ये खुद ही आउट होते रहे, जो कि मशहूर भी है पाकिस्तानी टीम वैसे बाय द वे इस हरकत के लिए। पहली दफ़ा नहीं की इन्होंने, ये काफ़ी सारी टीम्स को पता है और ये हमें ही टारगेट करते हैं फिर कि भाई ये जब इन पर प्रेशर आता है और ये मेंटली उसको कोप नहीं कर पाते हमारी टीम, और एक साइकोलॉजिकल इशू है हमारी टीम के साथ जो कि हम नहीं मानते, बाकी सारी टीम्स मानती हैं कि इनके साथ है, और उनको बड़ी उम्मीद रहती है इवन छोटे मिनोस को भी, आयरलैंड जिम्बाब्वे सब भी हमें ही टारगेट कर देंगे जिनको पकड़ लेंगे। तो यही वजह है कि हम लोग जब कोलैप्स करते हैं, और उसमें मेन रीज़न हमारे साइकोलॉजिकली ही होता है कि हमारे बैट्समैन कोई ना आपस में बात करेंगे, कोई जो आ रहा है जी ऊट पटांग शॉटें मार मूर के जा रहा है अपना, और कोई उसको ध्यान नहीं है जी किस तरह खेलना है, कैसे अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है, कैसे प्रेशर हैंडल करना है। नहीं जी, हम आएंगे और हमने वही ऊट पटांग हरकतें करनी, ऊट पटांग शॉट्स मारनी, और हम चले जाते हैं। इसी वजह से हम 113 पे एक आउट से 146 पे ऑल आउट हो गए। दूसरी तरफ आप अंदाज़ा लगाएं, इंडिया के 20 पे 3 आउट थे और उन्होंने 150 का टारगेट चेज़ कर लिया। कैसे कर लिया? प्रेशर हैंडलिंग, जो क्रंच मोमेंट्स की मैंने बात की थी ना पहले भी हारिस रऊफ़ की वीडियो में भी, अगर आपको याद हो पहली वीडियो में, वो यही थी, हम क्रंच मोमेंट्स पे क्रम्बल कर जाते हैं। खाली हारिस रऊफ़ की का इशू नहीं है, वो हमारे काफ़ी सारे प्लेयर्स का इशू है जो कि नहीं कर पाते प्रेशर हैंडलिंग। आगे चल के एग्जांपल्स में देखेंगे कि कैसे कैसे बाकी प्लेयर्स ने प्रेशर हैंडल किए और हम नहीं कर पाते। चलिए अगली मिसाल की तरफ चलते हैं। अगली मिसाल है हमारी द फाइनल ओवर पाकिस्तान विल नेवर फॉरगेट। ये कौन सा फाइनल ओवर है? ये है मैच हमारा गालबन यूएई में हुआ था, ये मैच अबू धाबी में हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ। पाकिस्तान का को आखिर में 2 रन चाहिए थे सिर्फ 6 बॉल्स पे, और मैक्सवेल जो कि एक बहुत ही यानी नॉर्मल से बॉलर हैं, कोई इतने ख़ास कोई फिरकी विरकी नहीं मारते, कोई गेंद इनकी इधर से उधर, कोई डीमंस नहीं है उनकी कोई बॉल में, बहुत ही एक नॉर्मल से ऑर्डिनरी से वो बॉलर हैं। ठीक है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन एक बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत नॉर्मल और एवरेज बॉलर हैं। ऑस्ट्रेलिया को ख़ुद भी यकीन नहीं होगा, बिलीव ज़ाहिर है, थोड़ा बहुत होप और बिलीव तो होगा ही होगा उनमें ज़ाहिर है, क्योंकि उनको पाकिस्तानी टीम का तो पता ही है कि जी ये क्या क्या कर सकते हैं और किन किन सिचुएशन में खेलते रहें। 2 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और नॉर्मल सा बॉलर लगा हुआ। हमारे सोहेल तनवीर साहब पहली बॉल स्लॉक करते में मिस हो जाती है उनसे, दूसरी बॉल पे फिर वो स्लॉक करते हैं, मिस टाइम होता है उनसे और वो आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं इरफान, तीसरी बॉल डॉट, चौथी बॉल डॉट, पांचवी बॉल डॉट, और छठी बॉल पे वो आउट हो जाते हैं। मैक्सवेल डबल विकेट मेडन ओवर करते हैं। डबल विकेट मेडन ओवर वो होता है जो आपने कोई रन नहीं दिए हुए ओवर में और 2 विकेटें ली, एक ऑर्डिनरी सा बॉलर मैच बचा के पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्यों हुआ ये? सेम वही साइकोलॉजिकल इशू, हम क्रम्बल कर गए क्रंच मोमेंट्स पे और साइकोलॉजिकली नहीं बर्दाश्त कर सके हम उस प्रेशर को। सिर्फ 2 रन ही चाहिए थे, एक बॉल बल्ला लगा के बॉल पे भाग सकते थे आराम से, बड़ा सिंगल लेते, पहले मैच तो ड्रॉ करते फिर जीतने की तरफ जाते, लेकिन नहीं, हम ग्लोरी लूटने जा रहे थे और साइकोलॉजिकली हम उस काबिल ही नहीं थे उस माइंडसेट को जिससे हम खेलते हैं, जिस माइंडसेट से कि हम इस प्रेशर को हैंडल कर पाते, और नहीं हुआ हमसे। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ पर्सनल एग्जांपल है मेरी, ये मैं इसलिए लेके आया हूँ ये पर्सनल एग्जांपल, क्योंकि आपको जैसे मैं बता ही चुका हूँ पहले कि मैं एक क्रिकेटर भी हूँ और ख़ुद खेलता भी हूँ काफ़ी, और अल्हम्दुलिल्लाह 20+ साल का मेरा तजर्बा भी है क्रिकेट खेलने का। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ मिसाल इसलिए लेके आया हूँ, ये मत समझिएगा कि भाई ये शोधा बन के हर वक्त अपना ही कोई स्कोर ले आता है, और पिछली वीडियो में भी यही मैच का स्कोर दिखा रहा था, आज भी यही स्कोर दिखा रहा है, इसने और कुछ खेला नहीं, यही इनिंग है इसकी 1-2। ये असल में एक परफेक्ट एग्जांपल है, मैं इसलिए लेके आया हूँ इस मिसाल को, और इस पर बड़ी फिट बैठती है, सूट करती है कि मेरा उस वक्त क्या माइंडसेट था जब ये मैं बैटिंग कर रहा था, और मैंने कैसे कोप किया उस प्रेशर को, और मैंने कैसे हैंडल किया अपने माइंड को इस सारी सिचुएशन में। ये मैं थोड़ा बताऊंगा, और मैं इसलिए ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ कि मैं ख़ुद था इस सिचुएशन में इन्वॉल्व था, कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं था। अच्छा जी, इस टूर्नामेंट से पहले वैसे बाय द वे
मेरे नज़ीर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं एक, और वाइस कैप्टन भी हैं वो हमारी टीम के इधर रियाद में। हमारी डिस्कशंस चलती रहती हैं बहुत ऑन एंड ऑफ क्रिकेट पे। हम शायद घर वालों से कम बात करते होंगे, क्रिकेट पे ज़्यादा ही बात करते हैं आपस में। तो मेरी उनसे डिस्कशन हुई इस टूर्नामेंट से पहले। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि जी रेहान, तुम खाली अपनी बैटिंग पे फोकस करो, और ये फील्ड चेंजेस वगैरह करना, बॉलिंग चेंजेस वगैरह करना, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये यानी इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है ऑन द फील्ड। हालांकि मैं कैप्टन हूँ ज़ाहिर है टीम का, और वो क्यों इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो कि स्ट्रेसफुल थी उस वक्त मेरे लिए। तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि भाई आप खाली बैटिंग पे ही कंसंट्रेट करें और बाकी चीज़ें मुझ पे छोड़ दें। मैं क्योंकि ज़ाहिर है उस पर बहुत ट्रस्ट भी करता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है उनका। तो मैंने एक्सेप्ट किया है उनसे, और मैंने उनको जिम्मेदारी दी फिर सारी कि ऑन द फील्ड आप सारी चेंजेस करेंगे, और बॉलर्स वगैरह के साथ जो भी करना है मैं सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करूँगा। तो हुआ इससे ये कि मैं कैसे प्रेशर मैंने वो हैंडल किया सारा। आप यहाँ पे स्कोर्स अगर देखें कि 218 दूसरी टीम ने स्कोर बनाया हुआ 20 ओवर में, चाहे वो जो मर्ज़ी ग्राउंड हो, जो मर्ज़ी टीम हो, आप अगर कहें सऊदीया का कोई लेवल नहीं, ये है वो है, क्रिकेट क्रिकेट ही होती है भाई। और आप जहाँ मर्ज़ी खेल रहे हैं तो स्कोर करना एक मुश्किल काम ही है। अगर मैं यानी आपको यहाँ भी लेके आ जाऊँ इन ग्राउंड्स पे भी इतनी गर्मी में और सारा सब, तो लग पता जाएगा सबको कि जी कैसे स्कोर होता है। तो खैर, आप अपोजिशन ने हमें 219 का टारगेट दिया 20 ओवर में। आप हमारी बाकी टीम के स्कोर्स देख भी सकते हैं कि मेरे 131 नॉट आउट के बाद जो हाईएस्ट स्कोर है वो 16 रन है सिर्फ हमारे एक बैट्समैन का, उसके बाद 15 रन है। यानी कोई 20 भी किसी ने नहीं टपा, खाली मैं ही अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ऑलमोस्ट 20 ओवर तक खेला और पूरा मैच जिताया। किस माइंडसेट से मैं खेल रहा था उधर पिच पे, और मैंने कैसे अपनी नर्व्स कंट्रोल की, और इतनी प्रेशर सिचुएशन में मैंने कैसे अपने माइंड को यानी काम रखा, और मैं यानी नहीं आई मेरे पास सोचें दूसरी। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि जो क्रिकेटर हमारे हजरात होंगे वो बखूबी जानते होंगे कि बैटिंग में ख़ास तौर पर जब आप एक बैट्समैन बैटिंग करने जाता है, उसको 10,000 किस्म की दूसरी सोचें आ रही होती हैं। जी जी मेरे से पिछले मैच में स्कोर नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। स्पेसिफिकली हमें बैटिंग करते वक्त ही ये ऊट पटांग सोचें आ रही होती हैं, वॉइसेस हमारे जहन में ये जी चल रही होती हैं। पहले हम कैसे आउट हुए, ये हुआ वो हुआ, अब ये नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉलर क्या कर रहा है, ये वो बहुत सारी चीज़ें बैट्समैन की आती हैं। और क्रिकेट और बैटिंग ख़ास तौर पे इसी चीज़ का नाम है कि आपने उस वक्त उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, अपने माइंड को, और आपने कैसे वो वॉइसेस शट ऑफ करनी है अपने दिमाग में, और कैसे फिर आपने वहाँ पे परफॉर्म करना है। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ मैं नेक्स्ट एग्जांपल में भी अपने दूंगा एक इंटरनेशनल प्लेयर की, कि उन्होंने उस माइंडसेट को कैसे किया कंट्रोल, और मैंने इस माइंडसेट को यहाँ यानी कैसे अपना कंट्रोल किया यहाँ पे। देखें, हर एक का अपना अपना एक मंत्रा होता है बैट्समैन का, वो कुछ भी हो सकता है उसके लिए। अब जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने इस सिचुएशन में कैसे कंट्रोल किया। मेरा माइंड को हमेशा से रहा है ये कंट्रोल करने के लिए जी, मैं दूसरों से बात करना शुरू कर देता हूँ। यानी मैं अपोजिशन टीम से जी स्लेजिंग कर रहा हूँ, उनसे डिफरेंट बातें कर रहा हूँ, एम्पायर से मैं बातें कर रहा हूँ। मैं ये अपने जहन में फीलिंग आने ही नहीं दे रहा कि जी हमारी विकेट्स गिर रही हैं, हमें ये है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ उधर पिच के दौरान कि जी क्या हमें रन रेट रिक्वायर्ड है, और यानी कोई आ रहा है, आउट हो रहा है, जा रहा है, मुझे कोई फ़िक्र नहीं हो रही उस चीज़ की। यानी मैं अपने माइंड को वो लाने ही नहीं दे रहा उस तरफ कि जी मैं प्रेशर लूँ। मैं बिज़ी रखा हुआ, मैंने अपने आप को अपोजिशन से बात करते हुए, एम्पायर से, मेरे प्लेयर्स आ रहे हैं, मैं उससे कुछ और बातें कर रहा हूँ, ये है वो है। सिर्फ मैंने बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ रखी हुई है, और जो कि मैं आ रहे हैं मेरे प्लेयर्स, उनको यही चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दो और इतना हमें रन रेट चाहिए, दैट्स इट। यानी अपनी वॉइसेस को मैंने शट ऑफ किया हुआ, बाकी सारी सिर्फ अपने ब्रेन को बिज़ी रखने के लिए कि जी और मुझे कुछ सोच आनी नहीं चाहिए इस वक्त। और हर एक का, जैसे मैंने पहले बताया, अपना अपना मंत्रा होता है। मेरा हमेशा से ये मंत्रा रहा है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं भी आती ये चीज़ कि आप जी इतनी गुफ्तगू करके और इतनी बात करके नहीं खेलो, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो, ये है वो, तुम यानी डिस्टर्ब हो रहे हो। लेकिन मेरे लिए चीज़ काम करती है कि जिस दिन
मैं यानी फुल स्विच ऑन हूँ बैटिंग के लिए, उस दिन मैं यानी ओपोजिशन के प्लेयर से, एम्पायर से, सबसे जी कोई हंसी मजाक गुफ्तगू और कुछ ना कुछ स्लेजिंग ये वो करता रहता हूँ भाई। और फिर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माइंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर शार्प चल रहा होता है, वो फिर स्कोर आपके सामने ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये परफॉर्मेंस हुई मुझसे और टीम को मैंने कामयाबी दिलाई अपने से। यही सेम एक चीज़ मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर की आपको बताना चाहूँगा कि वो इन वॉइसेस को कैसे शट ऑफ करते हैं। और बाय द वे मैंने ये उन्हीं से सीखी थी ये चीज़, जब मैंने उनके बहुत सारे कुछ इंटरव्यूज़ देखे पहले। सेम चीज़ नहीं करते वो जो मैं करता था, लेकिन उनका अपना एक अलग मंत्र है, वो अपने अलग अंदाज में अपनी वॉइसेस शट ऑफ करते रहे हूँ। जिस प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो हैं वरिंदर सहवाग, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के। वो जी इस वॉइसेस को कैसे शट ऑफ करते थे अपना खेलते में, वो जी गाना गा रहे होते थे बैटिंग करते में वो गाना गाना शुरू कर देते थे और कोई वॉइस अपने अंदर आने नहीं देते थे, इर्द गिर्द क्या हो रहा है कोई इनको फ़िक्र नहीं। वो गाना गा रहे हैं टक चार, गाना मार रहे हैं टक छः, इस तरह वो अपनी बैटिंग करते थे। उन्होंने ठीक ठाक माशाल्लाह से हमारा फिर फेंटा भी लगाया, यही करते करते मुल्तान में 300 मार दिया था उन्होंने हमें, पाकिस्तानी टीम को। और ये उनकी एक क्लिप भी मौजूद है यूट्यूब पे, सॉरी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज़ होंगी, आप गूगल कीजिएगा ये और देखिए वो कैसे गाना गाते हुए अपने माइंड को और अपने ब्रेन को यानी ट्रेन कर रहे हैं और वॉइसेस को शट ऑफ कर रहे हैं और वो बैटिंग कर रहे हैं। तो कुछ टेक्निक्स होती हैं हर बंदे ने अपने अपने लिए निकाली हुई होती हैं कि साइकोलॉजिकली अपने ब्रेन को कैसे यानी ट्रेन करना और कैसे एक फोकस करवाना है ब्रेन से जो उससे आउटपुट लेना चाह रहे हैं। चलें अगली मिसाल 3 इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की है जो कि मेरे बहुत फेवरेट भी रहे हैं तीनों ये, और बड़े ज़बरदस्त लेजेंड्स हैं माशाल्लाह से। एक हैं इंजमाम, एक हैं धोनी और तीसरे हैं कोहली। इन दो जो ये हैं इनमें से इंजमाम और धोनी, इन दोनों का बड़ा कॉमन पैटर्न रहा है। ये दोनों बड़े काम रहते हैं और बड़े सुकून से ये लोग इन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है ऑन द पिच। धोनी तो बिल्कुल ही काम रहते हैं, इंजमाम को हमने इक्का दुक्का दफ़ा थोड़ा देखा एग्रेसिव अगर हो गए हों तो कभी हो गए। जैसे एक वो ऑडियंस वाला वाक़या था, कोई इनको आलू आलू कह रहा था ऑडियंस में और ये जी उठा के चले गए थे उसको बल्ला मारने। बहुत एक ऑड ये इंसिडेंट था उनके साथ। ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंजमाम में कामनेस थी और बहुत ज़बरदस्त अपने इरा के बैट्समैन थे, बहुत मैचेस इन्होंने फ़िनिश किए। अच्छा, अच्छे फिनिशर्स हमेशा से वही होते हैं और वही बैट्समैन पूरा मैच खेल के भी जाते हैं। जैसे मैंने अपनी, मैं अच्छा कोई अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं लेजेंड से मिला रहा हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ जस्ट कि जैसे मैंने मैचेस फिनिशेस किए हैं काफ़ी सारे, एक 130 वाला था, 160 वाला भी था वो। और जैसे इंजमाम भी बहुत सारे मैचेस फिनिश करते हैं ना, उसकी निशानी एक यही है कि वो अपने मेंटल स्टेट को बड़ा अच्छा रखते हैं ग्राउंड के दरमियान, पिच के दरमियान यानी बैटिंग करते हैं और सुकून से मैचेस वो फिर फिनिश कर देते हैं। आजकल हमारे यंगस्टर्स और ये लड़के क्यों नहीं मैच फिनिश कर पा रहे, क्योंकि इनको वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है, वो चीज़ इनको पता ही नहीं है कि भाई कैसे मैंने अपना माइंडसेट कंट्रोल करना है या मैंने कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करना है और ये वॉइस शट ऑफ करनी है। इंजमाम धोनी की हम मिसाल लें, धोनी ने कितने मैचेस फिनिश किए, इंजमाम ने कितने मैचेस फिनिश किए हमारे लिए, और दोनों बहुत काम कूल, कैप्टन कूल कहलाते हैं धोनी, तो इतना कूल थे। ऑन द अदर साइड कोहली बिल्कुल ऑपोजिट इनके। कोहली का माइंडसेट फुल एग्रेसिव, पिच पे भी ऑन द फील्ड सारा फुल एग्रेसिव माइंडसेट से खेलना। थोड़ा बहुत यानी मेरा अपना भी यही माइंडसेट रहता है कोहली वाला, यानी मैं पिच पे बहुत, एक तो कीपर हूँ, कीपर की जॉब है कि बोलते रहना प्लेयर्स को, यानी अपने इनकरेज करते रहना बॉलर्स को और फील्ड चेंजेस करते रहना, देखना कौन सा बंदा सो रहा है जाग रहा, बोलते रहो और यानी उठाते रहो, जगा के रखो टीम को। एग्रेसिव माइंडसेट रहता है। सेम यही कोहली का भी एग्रेसिव माइंडसेट है काफ़ी कि। और अच्छा, इसमें होता ये है कि जब आप फिर इन लोगों को चैलेंज करते हैं, यानी कोई स्लेजिंग करें, फ़र्ज़ करें कोहली को कोई स्लेजिंग कर दे अगर, या इंजमाम को कोई स्लेजिंग कर दे या इनको, ये फिर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं आपको। कोहली को स्लेजिंग की थी हमारे अबरार साहब ने, पिछले गाल में टूर्नामेंट था चैम्पियंस ट्रॉफी का जो हुआ था, यूएई में मैच खेला था पाकिस्तान ने और पाकिस्तान होस्ट कर रहा था उसको जी। अबरार साहब इसको कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे थे भाई, पूरा नॉट आउट रहा और पूरा मैच फिनिश किया फिर इसने आखिर तक। तो सेम यही सिचुएशन इसकी, वो 180 वाला मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, 180 कुछ नॉट आउट किया था इसने। बहुत पुराना मैच है, 2013 समथिंग का होगा, उसमें सारे उमर गुल वगैरह मेन बॉलर्स भी थे हमारे।
वहाँ भी ये भाई साहब फुल एग्रेसिव मूड में खेले और बल्ले से जवाब दिए इन पे, हालांकि स्लेजिंग हो रही है ये वो सारा, सब इन्होंने पूरा मैच फिनिश किया। तो ये इन प्लेयर्स की एक निशानी होती है कि जब आप इन जैसे प्लेयर्स को स्लेज करें तो इनका माइंड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलता है, और ये अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को इतना यानी ट्रेन रखते हैं और इतना कंट्रोल रखते हैं अपने उस पर साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे कि पूरा फिर मैच जिता के आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, बहुत ज़बरदस्त मिसाल है ये कि हमारे जो दो ये एक्सेप्शनल टैलेंट्स थे, उमर अकमल और अहमद शहजाद, हमने इन दो प्लेयर्स के साथ क्या किया और कैसे हमने इनको मैनेज नहीं किया, और ये कितना एक्सेप्शनल टैलेंट थे लेकिन मिस कर गए ये लोग, यानी अपने उस पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेल पाए, उस तरह नहीं सर्व कर सके टीम को और कॉम को जिस तरह इनको करना चाहिए था। बड़ा अच्छा स्टार्ट था इन दोनों के कैरियर का। ख़ास तौर पे उमर अकमल का मुझे अगर याद है सही से तो इन्होंने डेब्यू मैच में 100 भी किया था किसी एक फॉर्मेट में, मेरे ख्याल से टेस्ट मैच था शायद वो, या वनडे था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन 100 किया था इन्होंने डेब्यू में। अहमद शहजाद का भी ऐसे ही था, वो सबसे पहले प्लेयर थे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। और एक दौर ऐसा था कि हम इनको कोहली से कंपेयर करते थे, ओके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और ब्लंडर है हमारी कौम का, करना नहीं चाहिए कि जी हर उठा के हर प्लेयर को हम कोहली से जी कंपेयर कर लेते थे, लेकिन टैलेंट था और अच्छा खेलते थे तो हम कंपेयर करती थी हमारी कौम भी इनको। तो उससे अंदाज़ा आप लगा लें कितने एक्सेप्शनली गॉड गिफ्टेड प्लेयर्स थे। लेकिन दोनों के साथ सेम इशू था, साइकोलॉजिकल इशू। एक तो उमर अकमल साहब कभी कुछ ऊट पटांग वीडियो बना रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जी मेरा भाई खेलेगा तो मैं खेलूँगा, ये है तो वो है। दूसरे ऑन दी अदर हैंड अहमद शहजाद साहब कभी सेल्फियाँ ले रहे हैं अफरीदी के साथ लेटे हुए, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ है। ऑन द फील्ड बिहेवियर अजीब सा है, ऑफ द फील्ड बिहेवियर अजीब सा है। साइकोलॉजिकली कभी मैनेज नहीं कर पाए दोनों अपने आप, ना हमने कोई इनको प्रॉपर सपोर्ट दी पीसीबी ने, कोई ज़ाहिर है साइकोलॉजिस्ट था ही नहीं कोई, तो क्या सपोर्ट देते और क्या कोई इनको ट्रेन करता है, क्या बातें बताता उस वक्त कि जी आपके साथ ये इशू है, तो पता ही नहीं था हमें कि जी ये इशू भी होता है, हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि हमारे साथ इशू भी है। ये दोनों टैलेंट भी इसी चक्कर में हमारे ज़ाया हो गए। आगे चलते हैं। ये मिसाल है हमारी महिलाओं की, जो कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम है, और रिसेंटली अभी ये एग्जांपल हमारे सामने आई है, एक दो दिन पहले का मैच है गालिबन ये। पाकिस्तान वुमेन जो क्रिकेट टीम है हमारी, वो पहले बॉलिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलिया को, और एक सिचुएशन में इन्होंने 76 पे 7 आउट कर दिए ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के। 100 पे भी 8 आउट थे, 115 समथिंग पे 8 आउट कर दी। उसके बाद वहाँ से 221 स्कोर खाया इन्होंने, कैसे खा लिया इन्होंने। और 50 भी उससे खा रही जो कि सबसे आखिरी बैट्समैन है, 9 में 10वें नंबर की, 11वें नंबर की सॉरी, वो आखिरी बैट्समैन है, वो 50 मार रही। और बीच में कोई एक अच्छे इनकी बैट्समैन थे, उसने 100 मार दिया, नीचे से 50 मार दिया, 220 खा लिया। कैसे हुआ? गेम वही साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये बिलीफ ही नहीं आया कभी इनके अंदर कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया से जीत सकते हैं। क्यों? 11-0 उससे पहले हारे हैं, ये 12वां मैच था गालिबन, 12-0 हो गए। यानी जब आपके माइंड में यही हो चीज़ कि जी हम 11 मैच तो हारे हैं, 12वां भी बस अंडर प्रेशर आके नहीं परफॉर्म कर पाए, हालांकि 7 उड़ा दिए प्रेशर दूसरी टीम पे, खुद प्रेशर लेके बिला वजह का, और अगली टीम को हावी कर लिया अपने ऊपर। फिर क्रम्बल ऐसे हुए कि 114 बनाया, क्योंकि ज़ाहिर है दोबारा उठ ही नहीं पाया। हालांकि 221 भी चेजेबल है उसको, चलो खा ही लिया था, कुछ भी है जो भी है, कोई ज़ाहिर है बताने वाला नहीं कि भाई, काम करने वाला नहीं, उनको ठंडा करने वाला नहीं कि भाई चलो एक चीज़ हो ही गई तो अब बैटिंग पे तो फोकस करें। लेकिन नहीं, वही 114 ऑल आउट हो गए। सेम इशू, क्योंकि कॉम तो सेम है, अपब्रिंगिंग सेम मॉल में हुई है, और सेम पैटर्न चलता रहा है, जो आदमियों का मर्दों का चलता है वही औरतों का सेम है। तो सेम इशू यहाँ भी हमें देखने को मिला है, साइकोलॉजिकल। आगे चलते हैं जी। अगला, ये शख्सियत, क्यों मैं इसको अभी इधर लाया हूँ इस एग्ज़ाम्पल में, हालांकि लिंक तो इनका फ़ुटबॉल से है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एग्ज़ाम्पल के लिए और क्रिकेट के लिए मैं क्यों लेके आया उनको, क्योंकि हालात सेम चल रहे हैं इस वक्त मैनचेस्टर यूनाइटेड के और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के, और सेम पैटर्न है। कुछ ज़रा पहले देख लेते हैं कि इनकी मौजूदगी में
मैनचेस्टर यूनाइटेड की क्या क्या फतूहात थी और उन्होंने कितने टाइटल्स जिताए मैनचेस्टर यूनाइटेड को। तकरीबन 27 साल इन्होंने कोचिंग की है ओवरऑल ऑलमोस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड की। इसमें से 21 साल इन्होंने डोमिनेट किया लीग्स में और डिफरेंट कप्स में। 13 टाइटल ये लोग जीते हैं प्रीमियर लीग के 21 में से। 62% इनका विनिंग रेशो था इनकी मौजूदगी में। 5 FA कप जीते हुए हैं और 2 यूएफा चैम्पियंस लीग जीते हैं। कैसे जीत गए, कैसे हो गया सब ये? खाली साइकोलॉजिकल इशू है या क्या है? आपको याद होगा मैंने एक चीज़ पहले बताई थी कि कंसिस्टेंसी कोचिंग में, मैनेजमेंट में जब आप रखते हैं, लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग रन देते हैं एक कोच को, उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो ये रिज़ल्ट्स आते हैं भाई कि आपने उस पर ट्रस्ट किया, लॉन्ग रन दिया उसको और उसने फिर डिलीवर भी करके दिखाया आपको। 27 साल कम टाइम नहीं होता एक, और ज़ाहिर अच्छी परफॉर्मेंस थी तो वो रहा भी लॉन्ग टर्म। हमारे उसमें तो साल नहीं चलता कुछ। चलें आगे देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और पाकिस्तान की टीम में क्या क्या रिजेम्बलेंसेस हैं। मैंने कुछ एनालिसिस किए हैं इन दोनों टीम्स में और क्या पैटर्न हमारा चल रहा है। वो भी इनका डाउनफॉल चल रहा है, हमारा भी डाउनफॉल चल रहा है, तो दोनों में ज़रा क्या कॉमन चीज़ें देख लेते हैं। 2016 से हम लोग ऑलमोस्ट प्रॉपरली इनस्टेबल होना शुरू हो गए थे, इंस्टेबिलिटी आ गई थी। उससे पहले तो रही है काफ़ी पाकिस्तानी टीम में इंस्टेबिलिटी, लेकिन 2016 से जो मिसबा और वकार के इरा के बाद हमारा जो प्रॉपर डाउनफॉल शुरू हो गया क्रिकेट का, वो यहीं से हुआ था। एक बीच में एक आध और इवेंट आया था जो सही रहा है, उसके बाद हम फारिग हो गए। 2013 तक इनके सर एलेक्स फर्गसन कोच रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ली है। उसके बाद ये भी फारिग हो गए मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले। 8 कोच इन्होंने बदल लिए, हमने 10 प्लस हेड कोच बदल लिए। इसमें भी पूरी दुनिया हमने ले आए जी, वकार, मिकी आर्थर, मिसबाह, सकलैन, क्या क्या कौन कौन नहीं लाए हम, गिलेस्पी, गैरी क्रिस्टन, ये लोग भी, मोइस लेके आए, वैन गाल लेके आए, मोरिनो लेके आए, ओले, गनर, सारे ये सब चेंज करते रहे। 8 कोचेज़ इन्होंने बदल दिए। बीच में इंटरम कोचेज़ भी बहुत आते रहे, वो नहीं मैंने इसमें गिने, वो भी हैं काफ़ी। हर कोच हम लोग जी हर साल बदल देते थे हम तो, और साल से कम भी रहे हैं कुछ कोच। इन्होंने तो फिर भी चलें 1.5 साल के अंदर अंदर बदल देते थे, लेकिन फ़ुटबॉल टर्म्स के उधर बाकी टीम्स के देखते हुए बहुत अर्ली बदलते रहे ये लोग भी, और यही हालात रहे फिर जो पाकिस्तान के रहे। फ्रीक्वेंट रीस्ट्रक्चरिंग करते रहे ये लोग भी। स्प्लिट कोचिंग हम लोग रखते रहे जी के रेड बॉल का कोच अलग है हमारा, वाइट बॉल का कोच अलग है, और कैप्टन अलग है, रेड बॉल वाइट बॉल अलग है। इन लोगों का भी यही रहा है। मैनेजरल चेंजेस फ्रीक्वेंट रही हैं, नए नए डायरेक्टर आ रहे हैं, बार बार टेक्टिकल चेंज कर रहे हैं। जैसे हम लोग भी हैं, कभी एग्रेसिव माइंडसेट है, कभी वो टुक टुक वाला माइंडसेट है, अभी कुछ है। इनका भी सेम वही हालात रहे हैं कि जी बार बार टेक्टिक्स ही बदले जा रही हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा कोई टीम में। रीज़न क्या हुआ फिर इन चेंजेस करने का कि जी पुअर परफॉर्मेंस थी टीम की, ज़ाहिर है, तो ये चेंजेस करते रहे। तो ये सारे कॉमन इश्यूज़ रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के और पाकिस्तान के भी, और रिज़ल्ट एक ही है दोनों टीम्स का कि पुअर परफॉर्मेंस है दोनों टीम की। कब कोई जीत नहीं पा रहे, वो क्यों है? क्योंकि ज़ाहिर है इंस्टेबिलिटी है मैनेजमेंट में, कोचेज़ में, तो फिर यही रिज़ल्ट आएंगे, चाहे वो जो मर्ज़ी स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। जब आप इनकन्सिस्टेंट रहते हैं मैनेजमेंट में, कोचेज़ में, प्लानिंग में, ये सब, तो यही रिज़ल्ट आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आखिरी 2-3 एग्जांपल्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर के हिसाब से ही हैं, और ये भी यानी 2-4 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जो आमिर के हवाले से है, पाकिस्तान वर्सेस यूएसए के मैच की। अच्छा जी, ये मैच मैंने हारिस रऊफ़ की वीडियो में भी एनालाइज़ किया था, उस वक्त हारिस रऊफ़ के हवाले से था। ये मैच अब मैं आमिर की सिचुएशन के हिसाब से एनालाइज़ कर रहा हूँ, और कैसे ये साइकोलॉजिकली लिंक है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और क्या क्या हुआ इस मैच में। आइए ज़रा थोड़ा चलते हैं इस मैच की तरफ। सेकंड लास्ट ओवर में आमिर 6 रन देते हैं अपने। उसके बाद 6 गेंदों पे 15 रन चाहिए होते हैं पाकिस्तान को, ओ सॉरी यूएसए को। हारिस रऊफ़ साहब कंसीड कर लेते हैं 14 रन। मैच जाता है सुपर ओवर तक। सुपर ओवर में आमिर कोई 17-18 रन दे देते हैं और पाकिस्तान मैच हार जाता है। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ? आप थोड़ा ज़रा गौर करें, मैं आपको
बताता चलूँ आप, अगर वीडियो आप गूगल करें इसकी यूट्यूब पे या कोई भी मैच हाइलाइट्स आप इसकी देख लें, तो आमिर के जब आप ये लास्ट बॉल देखेंगे जो इन्होंने की, 6 रन दिए थे इन्होंने टोटल ओवर में। आलमन में डॉन पे शॉट मारी थी और कोई शाइन ने थ्रो व्रो की थी या जो भी है। ये बॉलिंग विकेट की तरफ आ गए थे, रनअप पे बॉल कैच की इन्होंने, पकड़ी, और आमिर ने उस वक्त ऐसे किया कि जी रिलैक्स हो गए ना पूरे, कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं डन हो गया यहाँ, इसका मैच हो गया। क्योंकि ज़ाहिर है 6 गेंदों पे 15 रन थे उस वक्त, और सोच भी नहीं सकता था कि कोई कि जी यूएसए की जैसी टीम से कोई हमारा मेन बड़ा बॉलर जो कि हारिस रऊफ बहुत बड़े बॉलर माने जाते हैं टीम में, जी वो जी कंसीड कर लेंगे 14 रन उस बैट्समैन के आगे। तो क्योंकि वहाँ पे मेंटली आमिर हो गए थे डन कि मेरा जी मैच हो गया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए कर दिया अपना जो करना था मैंने। 14 रन कंसीड करते हैं, सुपर ओवर आता है, मेंटली ये फिनिश हुए हैं। और आप हालात देख लें सुपर ओवर में क्या हुए हैं, खाली यही मेंटली फिनिश नहीं हुए, साथ साथ रिजवान भी फारिग हो गए। क्योंकि जब ये वाइड जितनी इनकी हो रही हैं, वाइड +1 +1 +2 चल रहा है वाइड का यहाँ पे, ये कीपर भी फंबल कर रहा है वहाँ पे। एक तो वाइड हो रही है बॉलर से, इतनी वाइड कभी आमिर करते भी नहीं है ओवर में, यानी एक बॉलर से वैसे ही मेंटली वो फारिग हुआ, उससे वाइडें हो रही हैं, ऊपर से वहाँ कीपर भी फंबल कर करके 22 रन दे रहे हैं। तो इस तरह इनके कर करा के 18 रन हो गए, उनका टीम फारिग हो गई थी वहाँ पर, मेंटली ख़त्म हो गए थे हम। हालांकि उस वक्त अगर कोई आपके पास साइकोलॉजिस्ट होता, कोच या कोई बताने वाला होता कि भाई अभी भी गेम है, सुपर ओवर है, दोनों टीमों का ड्रॉ हुआ है मैच, कोई हारे नहीं हुआ, लेकिन हम मेंटली हार मान चुके थे कि भाई हमने जो 14 रन खा लिए वो ख़त्म हो गया मैच हमारा, मेंटली ख़त्म थे। तो वही फिर रिज़ल्ट आना था जो आया ज़ाहिर है। आगे चलते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये है साइम अयूब की, स्टार्क की, और अब्दुल्ला शफीक भी इसमें शामिल है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए रखी है कि बाज़ औक़ात जब आप किसी प्लेयर की साइकोलॉजी से खेलने की कोशिश करें और ज़रा थोड़े ओवर बनने की कोशिश करें तो अक्सर पुट्ठी भी पड़ जाती है आपको, जो कि होता यही है हमारे प्लेयर्स के साथ अक्सर, जो साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक के साथ हुआ भी। अब्दुल्ला शफीक बेचारे का तो कसूर नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था क्या चल रहा होता, लेकिन साइम अयूब साहब ने जो हरकत की, बॉलिंग रन अप करने वापस जा रहे हैं, स्टार्क 5 बॉलें करवा के, साइम साहब उसको बोल रहे हैं। साइम ने इंटरव्यू में भी इस बात का इतराफ़ किया और बताया भी अपने इंटरव्यू में भी कि जी मैंने ये हरकत की थी। जब बॉलिंग पे वापस जा रहे हैं स्टार्क, साइम साहब उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम बॉल बहुत स्लो कर रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा कि तुम्हारी बॉल में। तो स्टार्क ने उसको जस्ट ऐसे घुरी दी और अगली गेंद पे बोल्ड मारा उसने, अब्दुल्ला शफीक को इन स्विंग करा के अगली गेंद पे बोल्ड मारा। बोल्ड करते ही उन्होंने पलट के साइम की तरफ देखा, हाँ जी मज़ा आया, और साइम साहब चुप करके मुंह दूसरी तरफ करके चलते बने, वो भी सीधे हुए। तो बाज़ औक़ात जब आप किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक के बंदे से, और जो बंदे ऑस्ट्रेलियंस तो वैसे ही रिबोट के बच्चे होते हैं, हम तो कहते हैं कि जी ये तो इंसान ही नहीं, इनको जो मर्जी सिचुएशन दे दो ये साले कहीं से भी परफॉर्म कर देते हैं। अभी तो मैं मैक्सवेल वाली परफॉर्मेंस भी है आपकी जो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 200 मार गया बंदा भाई, 70 पे 7 आउट हैं कुछ, वहाँ से 200 मार गया। तो इतना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑस्ट्रेलियन। तो यही हुआ इधर भी कि जब आप एक मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ खेलने की, छेड़छाड़ी करने की कोशिश करेंगे, उसको स्लेजिंग करेंगे, तो वो फिर अपना जवाब गेम से ही देते हैं। उन्होंने दिया जवाब। ये भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि साइकोलॉजिकली जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो कैसे फिर आप परफॉर्म करते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। ये है एग्जांपल आपकी दानिश कनेरिया और ब्रायन लारा की। हमारे दानिश कनेरिया साहब ने जो हरकत करने की कोशिश की ब्रायन लारा के साथ, फिर उन्होंने क्या उसको रिप्लाई किया, आइए देखते हैं। यहाँ पे 2 आउट थे वेस्ट इंडीज़ के, कोई 250 या 260 के आसपास कुछ ऐसे स्कोर था, और ज़ाहिर है इनसे आउट नहीं हो रहा था दानिश कनेरिया, तो वैसे ही कोई आउट नहीं हुआ कभी। टॉप ऑर्डर बैट्समैन जब सब 70-70 ओवर करा देते थे, ये बच्चे बच्चे नीचे आते थे टेल एंड में, तब जाके 2-4 रन की विकटें लेके खुश हुए थे। तो ये इनसे वैसे ही आउट नहीं हो रहा था। लेजेंड है बहुत बड़े ब्रायन लारा, माशाल्लाह सेट खेल रहे थे। तो ये जी इनको एक डॉट करवा के ब्रायन लारा ने एक टुक किया, बॉल इन्होंने बॉल की, दानिश कनेरिया के पास वापस गए। ये जनाब वापस थ्रो मार रहे हैं, अकमल कीपर था उस वक्त हमारे, उसको अकमल को थ्रो करके वापस दे रहे हैं, बैट्समैन को घूरी देकर डराने के लिए कि जी हाँ जी चैलेंज एक्सेप्ट करो मेरा। ये लारा ने इसको जस्ट, आप लेफ़्ट पिक्चर पे देख सकते हैं कि जस्ट ऐसे घूरी दी, अगर अच्छा बेटा चल तू आ अगले ओवर।
अगले ओवर में आए दानिश कनेरिया साहब और तकरीबन 3 छक्के और 1 चौका 22 रन मारे इन्होंने कनेरिया को उस ओवर में। यही अगेन सेम चीज़, जब आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से खेलने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजिकली उनके माइंडसेट से, फिर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं कि आप उनके साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते। अक्सर वो ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको कोहली के हवाले से भी, स्टार के हवाले से भी, कि उनका माइंड ज़्यादा शार्प चलना शुरू होता है और वो फिर परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। ये भी एक परफेक्ट एग्जांपल है साइकोलॉजिकली। आगे चलते हैं। ये लास्ट क्रिकेटिंग एग्जांपल है ब्रॉड की। ब्रॉड जो कि इंग्लैंड के बॉलर हैं, की तो हरकत बहुत यानी कह लें ऑड सी हरकत थी कि जी लास्ट विकेट थी मेरे ख्याल से ये एशेज़ में उस सीरीज़ की, और ब्रॉड के कोई गालबन 5 विकेटें लेने के लिए 1 विकेट चाहिए थी और मज़ीद। तो बैट्समैन आउट वाउट नहीं हो रहा था इनसे, तो उन्होंने बैट्समैन के जस्ट माइंड सेट से खेलने के लिए जो रनिंग क्रीज पे विकेट लगी होती है उसकी बेल जस्ट स्विच कर दी, राइट से उठा के लेफ़्ट वाली कर दी, लेफ़्ट वाली राइट पे कर दी। तो कह लें कि बहुत बचगाना हरकत लगती है कि जी ये क्या, इससे क्या हो जाएगा, बैट्समैन कैसे आउट हो जाएगा। ये जस्ट बैट्समैन को एक मैसेज देने के लिए, सबलिमिनल मैसेज देने के लिए कि जी मैं कोई जादू टाइप कोई चीज़ है जी, ख़तरनाक कोई चीज़ कर दी मैंने, तो माइंड सेट उसका ख़राब करने के लिए, और नेक्स्ट बॉल पे उसको आउट भी कर देते हैं यानी। और ये एक दफ़ा नहीं किया इन्होंने, 2 दफ़ा कर चुके हैं ब्रॉड। एक दफ़ा गालिबन लबुशेन भी थे बैट्समैन, दूसरी दफ़ा कोई और ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे, उसको भी इन्होंने आउट किया। 2 दफ़ा ही कर चुके हैं। तो कितना इफ़ेक्ट पड़ता है बैट्समैन के माइंड सेट पे इन छोटी मोटी चीज़ों से, ये हरकतें करने से। और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक ना हो और जो साइकोलॉजिकली यानी नहीं कोप कर पाते इन चीज़ों, और कैसे फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं और कैसे आउट होते हैं, ये सब इफ़ेक्ट्स रहते हैं। लास्ट एग्जांपल है जी, ये उस कौम की एग्जांपल है जो कि बड़े करीब भी है हमारे। आपको मैंने पहली वीडियो में बताया भी था कि मैं सऊदी अरब में रिहाइश पज़ीर हूँ, और इधर मैं तकरीबन 40 साल से ऑलमोस्ट रह रहा हूँ लगभग। मैं पैदा ही इधर हुआ, वैसे मेरी पैदाइश इसी मुल्क की है, और तब से अब तक मैं इसी मुल्क में ही रह रहा हूँ। और इस कौम को हमने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म होते हुए ख़ुद देखा अपनी आंखों से कि क्या इनका माइंडसेट था साइकोलॉजिकली, क्या सोचते थे ये लोग, और किन दो पर्सनैलिटीज़ ने इनको पूरा बदल के रख दिया इस कौम को। एक इनके थे किंग अब्दुल्ला, जो कि वो आए और उन्होंने अपनी कौम का एक माइंडसेट चेंज किया, पूरा साइकोलॉजिकली फुल इन्होंने बदला उस कौम को, कि हर फैमिली में से एक मेंबर उन्होंने बाहर पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ते तो लोग पहले थे नहीं, इनका यही माइंडसेट था जी कि ऑयल है, पैसा आ रहा है, याशी करो, खाओ पियो, ये है वो। और गवर्नमेंट भी इनको पैसे देती थी कि जी इनको फ्री के 6-8 हज़ार गवर्नमेंट पैसे दे रही है कि जी आप जॉबलेस हो तो आप पैसे लो। तो अब्दुल्ला ने जी क्या किया, किंग अब्दुल्ला ने इनके हर एक फैमिली से बाहर बंदा पढ़ने भेजा, पढ़ के आए बाहर से, तमीज़ सीखा इन्होंने, माइंडसेट इनका चेंज हुआ, साइकोलॉजिकली चेंज हुए ये लोग। उसी को ओवरटेक किया एमबीएस ने। एमबीएस ने पूरा इस कौम का विज़न बदला, यानी वुमेन की ड्राइविंग यानी इन्होंने स्टार्ट करवाई, ऑयल से डिपेंडेंसी हटवाई, पूरा माइंडसेट चेंज किया कौम का। यानी सब अब, पहले तो हम लोग हंसते थे इन पे कि भाई सऊदी इंजीनियर भी होंगे, ये कोई होता ही नहीं था पर अब ये इंजीनियर्स क्या, ये सारी जॉब्स कर रहे हैं अभी कौम, यानी उबर, करीम, टैक्सी सारा सब चलाते हैं, एंड रेस्टोरेंट में भी जॉब्स करते हैं ये सारे, यानी छोटा बड़ा काम सब करते हैं। माइंडसेट चेंज हुआ कौम का, पूरी साइकोलॉजिकली पूरी कौम ट्रांसफॉर्म हुई। तो जब ये हो सकते हैं, और फिर हम क्यों नहीं हो सकते। और ठीक है, इनके पास पैसा था, जो मर्ज़ी था, हमारे पास कोई रिसोर्सेज की कमी है? पाकिस्तान भी तो माशाल्लाह से ठीक ठाक रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास। मसला है तो सिर्फ नियतों का है, कुछ लोगों की और कुछ इदारों की। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, आप सब बेहतर समझ ही गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, लेकिन काश वो लोग भी ये समझ लें और कुछ अच्छी नीयतें रख लें, और हमारी कौम को एक सही सिमत और सही डायरेक्शन मिल जाए, हम भी ऐसे ही साइकोलॉजिकली बदल जाएँ, माइंडसेट चेंज हो जाए हमारा, और हम भी एक बेहतर कौम बन जाए जैसे ये सऊदी अरब बना। चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ चीज़ें
जो मैंने अपना ओपिनियन है मेरा एक, जो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी आ सकती है और हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली जो मेजर चीज़ जो मुझे लगती है वो है कि जी एक्नॉलेजमेंट, कि हमें वाकई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम भी है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जी हमारा कोई बंदा और बिहेव कर ले, चाहे वो किसी भी फील्ड में, क्रिकेट टीम में है या बाहर है, हम तो उसको पागल वागल बोल देते हैं या ऊट पटांग नाम उसके निक नेम रख देते हैं। ये जी ये हैं राजा साहब है, राणा साहब है, जो भी आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम फजूल अलकाब से उनको जी शुरू कर देते हैं बातें करना और हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हमारी कौम में कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या हमारी क्रिकेट टीम में भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इतनी सारी मिसालें आपको दिखाई हुई हैं। दूसरा पॉइंट मेरी नज़र में कि पहले एक्नॉलेज करें इसको। दूसरा पॉइंट, अपॉइंट करें फुल टाइम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, जैसे हर बड़ी टीम में होता है या अच्छे स्पोर्ट्स में होता है। जो अच्छी स्पोर्टिंग टीम्स होती हैं उनके साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं। बीच में रमीज़ राजा की मैंने कुछ वीलॉग्स वगैरह या इनके वीडियोस देखे हैं, उन्होंने एक्नॉलेज किया था इस चीज़ को कि जी हमें वाकई साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या हमें इश्यूज़ हैं, ये है वो। लेकिन ख़ुद भी जब चेयरमैन आके बने कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं किया। तो खुदा का वास्ता भाई पीसीबी, इनको कोई एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट दे दो जो इनको, एक तो ज़ाहिर है पढ़े लिखे तो ज़ाहिर सी बातें नहीं होते हमारे क्रिकेटर जी, और इतनी तालीम और इनकी नहीं थी, इतना टाइम नहीं मिल पाता, रिसोर्सेज नहीं होते, नहीं ग्रूम हो पाते ये लोग। तो इस लेवल पे आके एटलीस्ट इनकी ये ग्रूमिंग तो कर दो, टैलेंट तो है इनमें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ला दो और इनके माइंडसेट बेहतर कर दो कि शायद इंशाल्लाह, शायद नहीं, उम्मीद है मुझे कि ये अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो बेहतरी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह हमारी टीम में। अच्छा जी, तीसरी चीज़ है कल्चर ऑफ ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी। ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो हमने कभी कल्चर डेवलप ही नहीं किया ट्रस्ट का या स्टेबिलिटी का। कोई भी बेचारा जो नया प्लेयर आ रहा होता है उसको पता ही नहीं होता कि जी मैं 2 मैच बाद टीम में रहूँगा कि नहीं रहूँगा। एक अंडा करे, 2 अंडा करे, हम बाहर कर देते हैं। बहुत अरसे बाद साइम को जाके कोई ये चांस मिला हुआ प्रॉपर, नहीं तो जो सारे प्लेयर्स हैं हम कोई खातिर चांस नहीं देते, खातिर ख्वाह उसको और निकाल देते हैं उठा के। जी 2 मैच में नहीं चला, बाहर फेंक दिया। यही हमारे बड़े हीरोज़ का भी रहा है, जो सो कॉल्ड हीरोज़ थे हमारे, चाहे वो बाबर हो जाएं या जो भी हो जाएं। यानी वो सारी सीरीज़ खेल रहे होते थे, छोटी बड़ी सब सीरीज़ खेल रहे हैं। जिम्बाब्वे से सीरीज़ हो रही है वो खेल रहे हैं पूरी की पूरी, जो आयरलैंड से हो रही है वो खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि भाई हमारी जगह किसी और ने अगर परफॉर्म कर दिया तो हम फारिग हो जाएंगे, हमारी जगह फारिग हो जाएगी, कोई और आ जाएगा, जो कि हुआ भी एक तरह से, डर से ही भी था उनको। तो ये कल्चर हमने कभी डेवलप ही नहीं किया ट्रस्ट का कि भाई या स्टेबल कल्चर। आप इंडिया की मिसाल दूंगा, सामने पड़ोसी मुल्क ही हमारा साथ में, हर छोटे टूर पे जिम्बाब्वे से या कोई छोटा मोटा टूर हो रहा हो पूरी दूसरी टीम जाती है उनकी, ये बड़े प्लेयर्स खेलते ही नहीं। एक प्रॉपर उन्होंने टीम ए बी सी सब बनी हुई है और प्रॉपर एक स्टेबल परफॉर्मेंस के बाद वो लोग टीम में भी रहते हैं और यानी कोई नहीं भी चले उसको बैक करते हैं वो लोग टैलेंट को। और ये एक पूरा कल्चर है उनके पास, हमारे पास है ही नहीं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि करने की ज़रूरत है हमें, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी का कल्चर हमें बनाना। अच्छा जी, ये बहुत कॉमन है। चौथा इशू, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट एंड कैप्टन कोच की पार्टनरशिप। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम से एग्जांपल देके, सेम वही पाकिस्तानी टीम का भी वही एग्जैक्टली सेम पैटर्न और वही सेम इश्यूज चल रहे हैं कि जब आप एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट नहीं रखेंगे, लॉन्ग टर्म कोच नहीं लेके आएंगे, लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं लेके आएंगे। एक इरा था थोड़ा बहुत मिसबा का चला था जब उसको सब अख्तियारात दे दिए गए थे, वो भी एक तरह से गलत था, लेकिन एज अ कैप्टन चलें उसने यानी नंबर 1 टीम को वो कर दिया था उसने, T20 की टीम को, सॉरी टेस्ट की टीम को। सरफराज ने T20 की टीम को नंबर 1 कर दिया था जब एक थोड़ा सा लॉन्ग रन मिला उसको। बाबर उस तरह से नहीं कर पाया परफॉर्म कैप्टनसी में। कुछ मेजर टूर्नामेंट्स उसके अच्छे रहे, जैसे हमने फ़ाइनल खेला वर्ल्ड कप का, एक दफ़ा सेमीफाइनल खेला, एशिया कप में भी थोड़ा शायद हम लोग फाइनल तक गए थे, या कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी। लेकिन हमें वो चीज़ें तो नज़र नहीं आती ना, हमें बस छोटे छोटे जो मैचेस हम लोग हारे हुए होते हैं या शॉर्ट टर्म जो हमारी मेमोरी होती है उसी पे हम इमोशनल होकर लान तान करते रहते हैं टीम को और चेंजेस फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। हमने लॉन्ग टर्म कभी प्लानिंग ही नहीं की, ना सोचा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। पांचवा, डेवलप बैकअप प्लेयर्स फॉर ईच की रोल।
ये एग्जांपल मैं सेम अभी इंडिया के आपको दे भी चुका हूँ कि जब आपके छोटे टूर्स पे एक यही प्लेयर्स खेलते रहेंगे, आपके बड़े जी प्लेयर्स खेल रहे हैं, सारे 11 के 11 वही टीम खेली जा रही है आपकी, यानी और कोई दूसरों को चांस ही नहीं दे रहा, तो डेवलप कहाँ से होगा प्लेयर आपका दूसरे, यानी की रोल जो, जैसे मैंने अहमद शहजाद और उमर अकमल की आपको एग्जांपल दी थी कि 5वें 6ठे नंबर के लिए बेस्ट प्लेयर्स थे, हमने ज़ाया कर दिया उनको। उमर अकमल 5वें नंबर के लिए थे, 6ठे के लिए फिनिशर के लिए, अहमद शहजाद ओपनर थे आपके, तो हमने उनको भी ज़ाया कर दिया। हमने यानी ना उनको ग्रूम किया, ना उनको प्रॉपरली सही रखा टीम में। चलें, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारा 30-40 का तो पूल ही नहीं होता प्लेयर्स का, हम तो यही 11-15 के पूल से खेल रहे होते हैं प्लेयर्स, उन्हीं को आगे पीछे, अगर एक परफॉर्म नहीं कर रहा दूसरा वही प्लेयर आ जाता है, जैसे अब हसन अली बाहर जाता है तो ये दूसरा आ जाता है, ये नसीम आ जाता है, नसीम बाहर जाता है फिर हसन अली आ जाता है, फ़हीम जाता है खुशदिल आ जाता है, खुशदिल जाता है फ़हीम आ जाता है, ये नवाज़ आ जाता है, बाहर हो जाता है, तो यही हम प्लेयर बस 11-15 जो हमारे प्लेयर हैं इन्हीं को आगे पीछे हम करे जा रहे हैं। हमने कभी कोई बड़ा पूल बनाया ही नहीं 30-40 का कि जी टीम ए बी सी हम बनाएं अपनी प्रॉपर टीम, छोटे टूर्स पे उनको खिलाएं, जैसे यूएई वगैरह से हमारे मैचेस हुए थे, हम उसमें भी जी डर डर के बड़ी टीम से ही जी खेल रहे हैं कि जी हारने का हमें इतना डर होता है कि जी हम बड़ी टीम ही खिला देते हैं उसको। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है मेजर फैक्टर फिर बनती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट नहीं होती। लास्ट चीज़, मेंटर सिस्टम, सीनियर गाइड जूनियर, यहाँ पे मेरा इशारा है बेसिकली हमारे 90s के क्रिकेटर्स की तरफ, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लानतानी किया उन्होंने सोशल मीडिया पे और टीवी पे बैठ के। खुद तो कोई मेजर टूर्नामेंट जीता नहीं अपनी 90s के उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे प्लेयर नहीं थे, लेजेंड थे माशाल्लाह, सारे ज़बरदस्त प्लेयर्स थे और अच्छा टैलेंटेड एंड गॉड गिफ्टेड थे सारे, ज़बरदस्त इंजमाम क्या, वसीम, वकार, शुएब, सईद अनवर तो चलें दूसरी लाइन में चले गए, बाकी सारे, कोई एक भी इनमें से कोई ढंग का काम करता हुआ आपको नज़र आ रहा है? इजाज़ अहमद सिर्फ थे, वो शायद अंडर 19 की कोचिंग भी उन्होंने की है, वकार थे थोड़ा पीसीबी में ही रहे हैं, लेकिन उनसे भी बाकी पॉलिटिकल इश्यूज़ और सारे इश्यूज़ की वजह से नहीं चला पाए वो ख़ुद भी, उनके बहुत ज़्यादा ईगो के इश्यूज़ थे, उन्होंने बहुत सारे कैरियर्स भी बर्बाद किए प्लेयर्स के, जैसे अहमद शहजाद, उमर अकमल, अब्दुल रज़ाक, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स कहते हैं कि जी इन्होंने कैरियर बर्बाद किए, जो कि ठीक भी है। बहुत ईगो रखी हुई है इन 90s के प्लेयर ने, सब ने। भाई खुदा का वास्ता है, पाकिस्तानी टीम के लिए भी कुछ कर लो, अपने टैलेंट को यानी यूटिलाइज़ करो। जैसे वसीम अकरम, उनसे बड़े कोई बॉलर हैं हमारे पास, आसिफ हैं उनसे बड़े कोई बॉलर हैं हमारे पास, शुएब अख्तर हैं, सारे वक्त टीवियों पर बैठ के बातें करते रहते हैं। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इन सब की, मैं ये नहीं कि जी रिस्पेक्ट नहीं करता, हमारे हीरोज़ हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, हम इन्हीं को देख के क्रिकेट यानी बड़े हुए हैं, इन्हीं को देखते देखते, और इनकी हमने सारी उम्र रिस्पेक्ट की है। लेकिन भाई कर लो कुछ पाकिस्तानी टीम के लिए, सिर्फ बातें ही ना बनाओ टीवी पे बैठ के, कुछ मैनेजमेंट में आओ, कुछ मांगो, खुद करो ना, बात करो बैठ के पीसीबी से। भाई ये नहीं कि हमें कोई बुला नहीं रहा, ये नहीं, बैठो तो सही, बात तो करो पीसीबी वालों से, प्रॉब्लम जो भी है, ईगो के इशू है जो भी, सॉल्व करो, कौम की बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ तो करो भाई, खाली बैठ के टीवी पे बातें मत करो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी छोटी सी काविश थी, छोटी सी, यानी मैंने कोशिश की है कि जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, एनालाइज़ किया जाए, कुछ थोड़े बहुत सॉल्यूशंस प्रपोज़ किए मैंने। उम्मीद है शायद पीसीबी तक पहुंच जाए और आप लोगों के तसलसल से ये वीडियो शेयर हो, आगे इनके कानों तक बात पहुंचे, ये देखें हमारी वीडियो और कुछ बेहतरी की तरफ सोचने की कोशिश करें। इसी उम्मीद पे इख्तिताम करता हूँ इस वीडियो का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अब तक जुड़े रहने का। अस्सलाम वालेकुम।